नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का दोबारा बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह सुर्खियों से। बाघ के पूर्व सीईओ का दावा, अर्नब गोस्वामी ने टीआरपी छेड़छाड़ के लिए 3 साल में 40 लाख रुपए दिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, बिना निर्वस्त्र किए किसी बच्ची की छाती दबाने को यौन हिंसा नहीं कह सकते। आत्महत्या कर चुके किसानों की पत्नियों ने कहा, सरकार को किसानों की चिंताओं का शोषण करने का अधिकार नहीं। राहुल गांधी का आरोप, प्रधानमंत्री के जरिए अर्नब गोस्वामी को मिली थी बालाकोट हमले की जानकारी। और महाराष्ट्र में 6 सालों से सुनवाई के इंतजार में यूएपीए के तहत गिरफ्तार कार्यकर्ता की मौत। और अब खबरें विस्तार से। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बाघ इंडिया के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता का कहना है कि उन्हें टीआरपी से छेड़छाड़ करने के लिए रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से 2 फैमिली ट्रिप के लिए $12,000 दिए गए थे। दासगुप्ता ने मुंबई पुलिस को लिखित बयान में बताया है कि बीते 3 सालों में उन्हें रिपब्लिक टीवी के पक्ष में टीआरपी से छेड़छाड़ करने के लिए 40 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। दरअसल मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले मामले में 3600 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें बार्क की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, दासगुप्ता और गोस्वामी के बीच कथित व्हाट्सएप चैट और काउंसिल के पूर्व कर्मचारी और केबल ऑपरेटर सहित 59 लोगों के बयान शामिल है। इस चार्जशीट को मुंबई पुलिस ने 11 जनवरी को दाखिल किया था। बता दें कि ऑडिट रिपोर्ट में रिपब्लिक, टाइम्स नाउ और आज तक सहित कई समाचार चैनल्स के नाम शामिल हैं और बार्क के शीर्ष अधिकारियों समेत चैनल्स के लिए टीआरपी में कथित छेड़छाड़ और रेटिंग फिक्सिंग की बात कही गई है। ये जो चार्जशीट है वो दासगुप्ता, बार्क के पूर्व सीईओ रोमिल रामगढ़िया और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीईओ विकास खान चंदानी के खिलाफ दायर की गई है। बता दें कि मामले में पहली जो चार्जशीट थी वो नवंबर 2020 में 12 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक बेहद विवादित फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट की एक पीठ ने एक व्यक्ति को इस आधार पर कि पोक्सो कानून के तहत किसी बच्ची की छाती को कपड़ों के ऊपर से छूना यौन उत्पीड़न के दायरे में नहीं आता, यौन उत्पीड़न के मामले से उसे बरी कर दिया। आरोपी सतीश बंधु रगड़े को निचली अदालत ने पोक्सो एक्ट की धारा 8, जो बच्चों के यौन उत्पीड़न पर लगाई जाती है, उसके तहत दोषी माना था, जिसे 19 जनवरी को जस्टिस पुष्पा वी गनेडीवाला ने अपने आदेश में पलट दिया। जज ने कहा कि यहाँ कोई सीधा शारीरिक संपर्क यानी किसी सेक्सुअल इरादे से बिना पेनिट्रेशन का कोई स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। पीठ ने कहा कि किसी महिला या बच्ची की छाती को दबाना उसकी गरिमा को भंग करना हो सकता है। न्यायाधीश ने कहा, आवेदक को पॉक्सो एक्ट की धारा 8 से बरी करती है, लेकिन आईपीसी की धारा 354 के तहत उन्हें दोषी मानती है और उन्हें जेल भेजती है। धारा 354 के तहत अधिकतम 5 साल और न्यूनतम 1 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं पोक्सो कानून के तहत यौन हमले की न्यूनतम सजा 3 साल है। जस्टिस गनेडीवाला ने कहा कि प्रत्यक्ष तौर पर अभियोजन का कहना है कि पीड़िता का ऊपरी कपड़ा हटाकर उसकी छाती को दबाया गया, लेकिन किसी विशिष्ट ब्यौरे जैसे क्या ऊपर का कपड़ा या टॉप हटाया गया था या फिर उस व्यक्ति ने अपना हाथ कपड़ों के अंदर डालकर उसकी छाती दबाई, इसके अभाव में इसे यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता। बता दें कि यह घटना दरअसल 2016 की है, जब बच्ची को फल देने के बहाने से अपने यहाँ ले जाकर सतीश ने बच्ची को बंद कर लिया था और उसकी छाती दबाई थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकाले जाने वाले ट्रैक्टर परेड का महाराष्ट्र में आत्महत्या कर चुके किसानों की विधवा महिलाओं ने समर्थन किया है। महाराष्ट्र की ये महिलाएं दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुई। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से ऐसी करीब 60 महिलाओं का एक दल दिल्ली के प्रदर्शन स्थलों पर पहुंचा है। इनकी उम्र 30 से 40 साल के बीच है। इन महिलाओं ने पंजाब और हरियाणा के किसानों का समर्थन करने और गणतंत्र दिवस पर निकलने वाली रैली में शामिल होने का फैसला लिया है। इन्हीं महिलाओं में से एक भारती पवार के किसान पति ने फसल बर्बाद होने पर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उनका परिवार गंभीर आर्थिक संकट में फंस गया है। बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध की रणनीति के तहत गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालने का आह्वान किया था। दिल्ली पुलिस इसके पक्ष में नहीं थी। इसे लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई। आखिरकार बीते 23 जनवरी को पुलिस ने किसानों को कुछ शर्तों के साथ ट्रैक्टर परेड निकालने की अनुमति दे दी।
शर्त यह भी है कि किसान गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी के राजपथ पर निकलने वाली आधिकारिक परेड के बाद ही ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। इसके अलावा इस दौरान किसान मध्य दिल्ली की ओर नहीं बढ़ेंगे बल्कि इसके आसपास के क्षेत्रों में ही रहेंगे। और अब बुलेटिन की अगली खबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो व्यक्ति है जिनके जरिए बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले ही उसकी जानकारी रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को मिली। बहरहाल उन्होंने अपने दावे को लेकर कोई सबूत नहीं दिया। पीएमओ की तरफ से भी फिलहाल इस दावे पर कोई जवाब नहीं आया है। बता दें कि तमिलनाडु के करूर में एक चुनावी रोड शो के दौरान कांग्रेस नेता गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत सिर्फ 5 लोगों को ही किसी सैन्य कार्रवाई के बारे में पहले से जानकारी रही होगी। उन्होंने अर्नब की कथित व्हाट्सएप चैट की बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले ये जानकारी सामने आई थी कि एक पत्रकार बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बारे में पहले से जानता था। पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना की ओर से बमबारी किए जाने के 3 दिनों पहले ही एक पत्रकार को बता दिया गया था कि क्या होने जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि इसका यह मतलब हुआ कि वायुसेना के हमारे पायलट्स के जीवन को खतरे में डाला गया। उनके मुताबिक बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में सिर्फ प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह मंत्री और वायुसेना प्रमुख को जानकारी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों के अलावा किसी अन्य को बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले इसकी जानकारी नहीं थी। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि इसकी जांच अभी शुरू क्यों नहीं की गई कि बालाकोट की कार्रवाई से पहले इसकी जानकारी एक पत्रकार को किसने दी। कारण ये है कि इन 5 लोगों में से ही किसी ने इस व्यक्ति को बताया होगा। इनमें से किसी ने ही हमारी वायुसेना के साथ विश्वासघात किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह दावा किया कि अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया तो फिर वो जांच का आदेश क्यों नहीं दे रहे। इस बारे में सोचिए, प्रधानमंत्री जांच का आदेश नहीं दे रहे हैं तो इसका सिर्फ एक कारण है कि वो खुद वही व्यक्ति हैं जिसके जरिए ये जानकारी पत्रकार तक पहुंची। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। माओवादी आंदोलन में कथित भागीदारी के लिए साल 2014 में गिरफ्तार महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की छात्र अधिकार कार्यकर्ता कंचन नानवरे की पुणे के एक सरकारी अस्पताल में मौत हो गई है। वो हृदय संबंधी और मस्तिष्क संबंधी बीमारियों से जूझ रही थी। वो 38 साल की थी और आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती थी। उनके परिवार और वकीलों का आरोप है कि ना तो जेल और ना ही अस्पताल प्रशासन ने उन्हें 16 जनवरी को उनकी ब्रेन सर्जरी होने तक इसकी जानकारी दी। बीते 2 सालों में नानवरे ने अपने वकील के जरिए जमानत के लिए कई बार सत्र अदालत और बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। उनके वकील पार्थ शाह का कहना है कि हर बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी जाती। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष अक्टूबर में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें मेडिकल के आधार पर और उनकी लगातार खराब हो रही तबीयत की वजह से जमानत दिए जाने की मांग की गई थी। डॉक्टर्स ने उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट का सुझाव दिया था जिसे भी अदालत के समक्ष रखा गया था, लेकिन ये याचिका आज विलंबित है। जब उनकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई हुई तो अदालत को बताया गया कि उनके जीवित बचने के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प है। अदालत ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया, लेकिन जीवन और मरण के इस महत्वपूर्ण मामले पर भी सुनवाई में महीनों लगा दिए गए और इस बीच वो नहीं रही। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।